केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? देखो, इसका मस्तिष्क एक भाग होता है, एक मेरुरज्ज होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्ज। मस्तिष्क कई भागों में बटा है। मस्तिष्क है अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और पश्च मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मध्य मस्तिष्क भी हमारा बटा है तुम्हारा, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है, और कार्पोरा में, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा सेरिब्रल है ये, ठीक है, मध्य मस्तिष्क सेरिब्रल और कार्पोरा, ये तुम्हारा कार्पोरा। देखो उसके बाद आ गया तुम्हारा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क बटा है तुम्हारा सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला में। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला में। अब सबका हम डिटेल देखेंगे। देखो चित्र मस्तिष्क का देखें तो ये अग्र मस्तिष्क है तुम्हारा, क्या है ये? अग्र मस्तिष्क है तुम्हारा, ठीक है। और ये पश्च मस्तिष्क है, और ये तुम्हारा मध्य मस्तिष्क है। ये एरिया क्या तुम्हारा मध्य मस्तिष्क का है, और ये तुम्हारा प्रमस्तिष्क का है, क्या है? प्रमस्तिष्क का है। और ये अग्र मस्तिष्क का एरिया है तुम्हारा, क्या है? ये सब अग्र मस्तिष्क का एरिया है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में देखो तुम्हारे पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे, देखो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और तुम्हारा पश्च मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? तुम्हारा पॉन्स, क्या है ये? पॉन्स पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है। अनुमस्तिष्क देखो ये तुम्हारा क्या है? अनुमस्तिष्क है। ये मेरुरज्ज फिर शुरू होता है। तो मस्तिष्क का हमने चित्र देख लिया, ठीक है। अब मस्तिष्क देखते हैं। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क क्रेनियम हड्डियों के नीचे बंद रहता है। मानव मस्तिष्क कहाँ रहता है? क्रेनियम हड्डियों के नीचे बंद रहता है। मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। पश्च मस्तिष्क का जो ये पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का वजन, पूरा जो मस्तिष्क का वजन होता है ये 1400 ग्राम होता है। लगभग कितने ग्राम का होता है? 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती हैं, जिनका ऊपर से नीचे की ओर क्रम है ड्यूरामीटर, ऊपर सबसे ड्यूरामीटर, उसके नीचे फिर आर्कनोइड, और फिर सबसे नीचे पियामीटर पाया जाता है। 3 परतें पाई जाती हैं। अग्र मस्तिष्क क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग होता है। इसके निम्न 3 भाग हैं। एक सेरिब्रम है। सेरिब्रम में क्या होता है? यह मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग से सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। और यह चिंतन, ज्ञान, गणितीय संगणना, तार्किकता, बुद्धि, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति आदि का केंद्र होता है। तो जो सेरिब्रम होता है, अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है, हाँ आगे वाला भाग होता है जो अग्र मस्तिष्क का, जो उसका सेरिब्रम होता है वो चिंतन, ज्ञान, गणितीय संगणना, तार्किक, बुद्धि, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति आदि का केंद्र होता है। थैलेमस क्या करता है? ये ठंडा गर्म शारीरिक चोट स्पर्श आदि का केंद्र होता है। थैलेमस क्या होता है? ठंडा गर्म शारीरिक चोट स्पर्श आदि का केंद्र होता है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ताप नियंत्रण, निद्रा चक्र नियंत्रण का केंद्र होता है। ये हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ताप नियंत्रण और निद्रा चक्र नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस। ये तीनों भाग किसके थे? तुम्हारे अग्र मस्तिष्क के थे। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, इनके कार्य भी हमने देख लिया। आप देखते हैं मध्य मस्तिष्क, क्या देखते हैं? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन देखते हैं। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों से छोटा होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, और सेरिब्रल पेंडिकल होता है, सेरिब्रल पेंडिकल होता है, और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, ठीक है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो मध्य मस्तिष्क भाग है, ये क्या करता है? ये देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने और सुनने की क्षमता नियंत्रित करता है। और सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं, क्रूरा सेरिब्री भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्ज से जोड़ता है, या मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्ज से जोड़ता है। अब पश्च मस्तिष्क, जिसको हिंड या हाइड मस्तिष्क भी बोलते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। सेरिबेलम होता है, मेडुला ओब्लागांट होता है, मेडुला ओब्लागांट होता है, और पोन्स होता है, ठीक है। तो सेरिबेलम के बारे में देखें, पश्च मस्तिष्क का, यह शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। शरीर का संतुलन बनाने में सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग। और यह रनिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, डांसिंग आदि समय में शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग। और एल्कोहल के सेवन के बाद सेरिबेलम निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। तो आदमी का संतुलन बन नहीं पाता, इसलिए इधर नाली वाली में पड़ा रहता है, ठीक है। मेडुला ओब्लागांटा क्या है? यह रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को, श्वसन, रेस्पिरेशन सिस्टम को, हृदय धड़कन। मेडुला गांटा क्या करता है? यह पश्च मस्तिष्क का वजह, यह रक्त दाब, श्वसन, हृदय धड़कन, छींक, उल्टी, हिचकी आदि को नियंत्रित करता है। ये पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला ओब्लागांटा, ठीक है। पोन्स क्या करता है? मस्तिष्क के लिए निर्णय लेने में मदद करता है। मस्तिष्क के निर्णय लेने में पोन्स मदद करता है। पश्च मस्तिष्क का भाग है ना, हमारे पीछे वाले मस्तिष्क ना मारो, ये निर्णय लेने में मदद करता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। साथ ही यह मेडुला ओब्लागांटा को श्वसन प्रक्रिया में भी मदद करता है। मेडुला गांटा को श्वसन क्रिया में भी मदद करता है तुम्हारा, ठीक है। ये कौन सा तुम्हारा? पोन्स। उसके बाद देख लेते हैं, देखो ये तुम्हारा मेरुरज्ज देख लेते हैं। ये मेरुरज्ज है तुम्हारा, फिगर किसका है? मेरुरज्ज का है। मेरुरज्ज का है तुम्हारा, ठीक है। कर्विकल में 7 हड्डियाँ होती हैं।
और थोरिकिक में 12 हड्डियाँ होती हैं और ल्यूमर में। तो ये मेरुरज्जु हो गया। इसके बारे में देखते हैं मेरुरज्जु क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको। यह प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐसी क्रिया जिनका मस्तिष्क को पता नहीं होता है और मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती है उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से पलकों का झपकना, मुंह में पानी आना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मार्शल हॉल वैज्ञानिक ने किया था। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्व सेल बोलते हैं, यह मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका होती है। न्यूरॉन जो होती है मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। साइटॉन क्या होता है? यह अंडाकार और केंद्रीय भाग होता है। इसे न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी कहा जाता है। यह अंडाकार और केंद्रीय भाग होता है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका देखो, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, यह न्यूरॉन तंत्रिका, यह कोशिका का मतलब क्या होता है? इकाई होती है। ठीक है, इसका कोशिका काय है, ये केंद्रक है, इसका ये भूमिका है, ये तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है। ये तुम्हारा न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का नर्व सेल का क्या है? चित्र है। ठीक है, डेंड्राइट यह धागेनुमा संरचना होती है जिसकी संख्या एक या अधिक होती है। इनका आधार मोटा व सिराएं पतली होती हैं। यह शरीर से प्राप्त संकेतों को साइटॉन को भेजते हैं। तो शरीर से संकेत प्राप्त होते हैं, उनको साइटॉन तक भेजता है कौन? डेंड्राइट। उसके बाद एक्सॉन आता है। यह न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है। एक्सॉन साइटॉन से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करके अन्य ऊतकों या पेशियों तक पहुंचाता है। तो क्या करता है एक्सॉन? क्या करता है? यह न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है और एक्सॉन साइटॉन से प्राप्त सूचनाओं का ग्रहण करके अन्य ऊतकों या पेशियों तक पहुंचाता है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रोटीन की एक परत पाई जाती है जो सूचनाओं को जल्दी प्रेषित करने में मदद करती है। तो एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ प्रोटीन की परत पाई जाती है जो सूचनाओं को जल्दी प्रेषित करने में मदद करती है। ठीक है, न्यूरॉन के प्रकार कितने हैं? ये संवेदी न्यूरॉन, यह शरीर के अंगों से संवेदन संकेत को मस्तिष्क तक ले जाती है। तो संवेदी क्या करते हैं? शरीर के अंगों से संवेदन संकेत को मस्तिष्क तक ले जाती है। मध्य वाला भाग क्या करता है? यह सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करती है, अर्थात निर्णय संकेत का केंद्र होती है। तो मध्य वाला भाग क्या होता है? निर्णय संकेत का केंद्र होती है। मोटर, ठीक है, ये क्या करता है? मस्तिष्क से संकेतों को शरीर के अंगों तक ले जाती है। तो मस्तिष्क से संकेतों को शरीर के अंगों तक ले जाती है। संवेदी क्या करती है? शरीर से जो संकेत मिलते हैं, संवेदन संकेत मिलते हैं, उसको मस्तिष्क तक लाती है। मोटर क्या करता है? जो मस्तिष्क से संकेत मिलता है उसको शरीर के अंगों तक ले जाता है। ठीक है, और मस्तिष्क से संबंधित रोग क्या है? पार्किंसन, इसमें संपूर्ण शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। तो पार्किंसन में क्या होता है? संपूर्ण शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। अल्जाइमर क्या होता है? इसमें दिमागी बुखार या स्मृति विकार उत्पन्न हो जाता है। एनफ्लाइटिस, जिसको चमकी बुखार बोलते हैं, एनफ्लाइटिस, ठीक है, एनफ्लाइटिस जिसको चमकी बुखार बोला जाता है, यह अधिक तापमान के कारण यह बुखार होता है। कोमा, इसमें मस्तिष्क में उद्दीपन का समाप्त या अभाव हो जाता है। कोमा में क्या होता है? इसमें मस्तिष्क में उद्दीपन का समाप्त या अभाव हो जाता है। ठीक है, मेनिनजाइटिस क्या होता है? इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। परिणामतः क्या होता है? मस्तिष्क का आकार बढ़ जाता है मेनिनजाइटिस में। ठीक है, मेनिनजाइटिस में मस्तिष्क में सूजन आती है, इससे मस्तिष्क का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। अन्य तथ्य अगर देखें, दो तंत्रिका के मिलने का स्थान सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जहाँ पर दो तंत्रिकाएं मिलती हैं उसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी EEG ये मस्तिष्क के क्रियाकलापों को जांचने की तकनीक है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की गतिविधियों को दर्ज करता है। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज मार्शल हॉल ने की थी। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसका मतलब है नसों तथा मांसपेशियों का विद्युत परीक्षण करना। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब इसका मतलब है नसों तथा मांसपेशियों का विद्युत परीक्षण करना। ठीक है, फिर ये देखो अब आँख के बारे में पढ़ते हैं। ये आँख है हमारी, ये आँख की मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ हैं। ये जलीय द्रव्य है आँख का। ठीक है, जो जलीय द्रव्य है। ये नेत्र, ठीक है, नेत्र है ये तुम्हारा। ठीक है, नेत्र
क्या कुछ साफ नहीं है। देखो कार्निया है, ये क्या तुम्हारा कार्निया है, ये आइरिस है हमारी, ये क्या तुम्हारी आइरिस है, ठीक है। ये लेंस होता है, कचाप द्रव भरा रहता है, ये दृढ़ पटल है, ठीक है। इसको दृढ़ पटल बोलते हैं। और ये बीच वाली जो रेखा दिख रही है इसको हम कोराइड बोलते हैं, और इसको रेटिना बोलते हैं, जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और ये पीत बिंदु है, क्या तुम्हारा पीत बिंदु है। और ये अंध बिंदु है, क्या तुम्हारा अंध बिंदु है। ये प्रकाश सिरा है, ये क्या तुम्हारी प्रकाश सिरा है, ठीक है। इसको हम नेत्र नाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेत्र नाड़ा रेखा, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं नेत्र के। देखो ये आता है प्रकाश, यहाँ पर जाकर रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तब हमको चित्र उसका दिखाई पड़ता है। मानव नेत्र की संरचना देख लेते हैं। तो नेत्र की संरचना मानव नेत्र की कार्यप्रणाली ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। देखो नेत्र की संरचना मानव नेत्र की जो कार्य प्रणाली होती है ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। मानव नेत्र का गोलक का व्यास जो होता है 2.5 सेमी और नेत्र का भार लगभग 7 ग्राम का होता है, ठीक है। मानव गोलक का जो व्यास कितना होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है और नेत्र का भार लगभग 7 ग्राम तक होता है। मानव नेत्र का मेगापिक्सल 576 होता है। मेगापिक्सल कितना होता है, 576 का होता है। नेत्र की संरचना अगर देखें तो श्वेत पटल, जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, श्वेत पटल होता है। इसमें नेत्र के चारों ओर अपारदर्शी एक सफ़ेद कवच बना होता है, इसको हम श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र के चारों ओर अपारदर्शी एक सफ़ेद कवच बना होता है, इसको श्वेत पटल कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है आँखों के भीतरी भागों की सुरक्षा और प्रकाश अपवर्तन में मदद करना, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, आँखों के भीतरी भागों की सुरक्षा करना और प्रकाश अपवर्तन में मदद करना। और कार्निया जिसको कार्निया बोलते हैं, आँख दान देते समय यही भाग डोनेट किया जाता है और प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। तो कार्निया में क्या होता है, आँख जब देते हैं तो यही डोनेट किया जाता है, प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। आइरिस क्या होती है, यह कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है। आइरिस जो होती है कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है। तो आइरिस का मुख्य कार्य क्या है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। और आइरिस का रंग सामान्यतः काला होता है, कुछ लोगों में यह नीला और भूरा भी रहता है। पुतली क्या होती है, आइरिस के बीच वाले काले छिद्र को पुतली कहते हैं, जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली का आकार कम प्रकाश में बड़ा हो जाता है और अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेत्र लेंस आई लेंस क्या होता है, आइरिस के पीछे लचीले पारदर्शक लेंस होता है, ठीक है, जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। तो आइरिस के पीछे लचीले पारदर्शक लेंस होता है जो हमें वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। यह द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है, द्विउत्तल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, लेंस लेंस। आयु बढ़ने के साथ इसका रंग भूरा हो जाता है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। लेंस की कोशिका खराब होना काला मोतियाबिंद कहलाता है। लेंस की जब कोशिका खराब होती है तो उसको काला मोतियाबिंद कहते हैं। जलीय द्रव, ठीक, जलीय द्रव जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, नेत्र लेंस व कार्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। तो नेत्र लेंस व कार्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव भरा रहता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। यह इस भाग में उचित दबाव बनाए रखता है ताकि आंख लगभग गोल बनी रहे, ठीक है। साथ ही यह कार्निया व अन्य भागों को पोषण भी देता है। जलीय द्रव। कचाप द्रव क्या होता है, विट्रियोस ह्यूमर जिसको बोलते हैं, ठीक है। यह कचाप द्रव नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शक द्रव भरा होता है, उसे हम कचाप द्रव कहते हैं। रक्त पटल जिसको कोराइड बोलते हैं। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, ठीक है। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है, उसको रक्त पटल कहते हैं। रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करती है, उसको रक्त पटल कहते हैं। इसका ये काम रहता है। दृष्टि पटल जिसको हम रेटिना बोलते हैं। रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना द्वारा बनाए गए चित्र वास्तविक और उल्टे होते हैं। जो रेटिना द्वारा चित्र बनते हैं वो रियल एंड इन्वर्ट होते हैं, वास्तविक और उल्टे होते हैं। पूछता है कई बार क्वेश्चन। सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी क्या होती है तुम्हारी, ये लेंस के ऊपर व नीचे स्थित होते हैं, लेंस के ऊपर व नीचे स्थित होती हैं। यह चित्र का समायोजन करती हैं। ये सिकुड़ती हैं तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, और यह शिथिल होती हैं तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु का स्पष्ट देख सकते हैं नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्यतः व्यक्ति के लिए यह बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्यतः नेत्रों की यह दूरी अनंत होती है, इनफाइनिट होती है। निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। क्या कहलाती है, दृष्टिपरास कहलाती है। निकट बिंदु से और दूर बिंदु की दूरी क्या दृष्टिपरास कहलाती है।
शलाका कोशिकाएं जिसको रॉड सेल बोलते हैं, ये रॉड कोशिका रात में देखने में मदद करती हैं, नाइट विजन के लिए मदद करती हैं रॉड कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं। यह केवल काले और सफ़ेद रंग को डिटेक्ट कर पाती हैं, काले और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं। मानव नेत्र में इनकी संख्या 6 मिलियन होती है। मानव नेत्र में संख्या कितनी होती है? 6 मिलियन होती है। अंधबिंदु क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट कहता है, यह प्रकाश का प्रभाव सबसे अधिक होता है, यहाँ पर प्रकाश का प्रभाव सबसे अधिक होता है अंधबिंदु पर। ठीक है। ऑप्टिक नर्वर, देखिए ऑप्टिक नर्वर क्या होता है? यह आँख से मस्तिष्क को संकेत भेजती है। ऑप्टिक नर्वर क्या करती है? यह आँख से मस्तिष्क को क्या भेजती है? संकेत भेजती है। दृष्टि संबंधित रोग अगर देखें तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया भी, मतलब मायोपिया मतलब पास में या माने पास में मायोपिया। ठीक है, तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। देखो सामान्य नेत्र में क्या होता है, देखो लाइट आती है तो अपना रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन जब मायोपिया हो जाती है तो रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, फोकल पॉइंट यहाँ बन जाता है, तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि में हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्या नहीं देती? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, निकट में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष से संबंधित रोग क्या है? तुम्हारा निकट दृष्टि दोष है, जिसको मायोपिया या शॉर्ट साइटेड बोलते हैं। निकट दृष्टि में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती है। निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट की चीजें तो बहुत दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? धुंधली दिखाई देने लगती हैं। कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र की वक्रता क्या हो जाती है? इसमें बढ़ जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। उपचार क्या है इसके लिए? अवतल लेंस, निकट आओ, ये ध्यान रखना, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस प्रयोग करते हैं। निकट आओ, निकट आओ, ट्रिक है हमारी, क्या है? निकट आओ लोग, क्योंकि एग्जाम में दिमाग नहीं काम करता ना, थोड़ा कुंद हो जाता है, तो निकट आओ, आओ मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूरदर्शी में तो हमें उत्तल लेंस हो जाएगा कन्फर्म। और दूरदर्शी दोष में क्या होता है? तुम्हारी वक्रता क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाती है वक्रता। देखो लेंस इसका छोटा हो गया, प्रतिबिंब जाके दूर बनेगा, जाके क्या है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा फोकल पॉइंट, जिससे हमारी दूरदर्शी में क्या होगा? पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, प्रतिबिंब हमारा पीछे बनेगा। ठीक है, और निकट दृष्टि में प्रतिबिंब पहले बन जाता है, उसमें वक्रता क्या हो जाती है? उसमें बढ़ जाती है, इससे वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और दूरदर्शी में इसकी वक्रता क्या होती है? तुम्हारी घट जाती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, चित्र से कन्फर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, पूछ देता है कभी कदार। तो दूरदर्शी में क्या होता है? व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख लेता है, किंतु पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। देखो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, या लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। एक नाम है, अच्छे से याद रखना, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। निकट में क्या होती है? दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, निकट की दिखाई देती हैं। और दूरदर्शी में क्या होता है? दूर की दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जैसा नाम होता है उल्टा काम रहता है। ठीक है, दोषों में कारण क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। उपचार है इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष आता है, इसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को दूर और पास दोनों की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती हैं, दूर की भी और पास की भी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है? सिलियरी मांसपेशियां जो होता है कम होने पर उम्र बढ़ने के कारण होता है। जब सिलियरी मांसपेशियां कम हो जाती है तो एडजस्टमेंट करती हैं, और उम्र बढ़ने पर ये दोष आता है। उपचार होता है इसके लिए द्विफोकसी लेंस प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों हों। ठीक है, दृष्टिवैमनस्य के दोष, दृष्टिवैमनस्य जिसको एसाइटमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल विजन ये है, और दृष्ट जो वैमनस्य, ठीक, वैषम्य दोष दो हो जाता है, एसाइटमैग्नेटिज्म होता था। देखो ये कहीं इधर उधर, मतलब फ्रंटल इधर भी बन जाता है, मतलब तो क्या है, मतलब इसमें आदमी कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, चीज़ें एक जगह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसमें दृष्ट वैषम्य दोष में क्या होता है? व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण रेटिना पर प्रकाश का फैलना होता है, कार्निया का सिकुड़ना होता है, ये इसका कारण। उपचार है इसके लिए बेलनाकार लेंस लगाते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस का इसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मोतियाबिंद। नॉर्मल आई ऐसी होती है, ठीक है, नॉर्मल क्लियर लेंस ऐसा रहता है, एकदम क्लियर लेंस रहता है। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है तुम्हारा? इसमें क्या होता है? ये ऐसा दिखने लगता है, मतलब ब्राउन करके हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉगी लेंस इसमें आ जाता है, ऐसा लेंस हो जाता है, ठीक, मोतियाबिंद में। ठीक है, तो मोतियाबिंद में जो होता है कैटारैक्ट बोलते हैं इसको, कैटारैक्ट बोलते हैं मोतियाबिंद को अंग्रेजी में। इसका होता है प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ
नेत्र लेंस की जो है नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है एवं वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, नेत्र की पारदर्शिता खत्म होने लगती है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है, लेंस की परतों का सफ़ेद या भूरा हो जाना। उपचार है, आधुनिक विधि में मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है जिसे इंट्राऑक्यूलर लेंस कहते हैं। इंट्राऑक्यूलर लेंस कहते हैं, कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा आ जाता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देख लेते हैं। समसूत्री अर्धसूत्री में अंतर क्या है तुम्हारा, देखो समसूत्री विभाजन क्या है, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। और आसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। आसूत्री विभाजन कहाँ होता है, जनक। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कायिक वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन में कायिक वृद्धि होती है। आसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन, इसमें गुणसूत्रों का एक ही बार प्रकटीकरण तथा विभाजन होता है। फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं इसमें। ठीक है, समसूत्री विभाजन में। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों का प्रतिकृतीकरण तो एक बार होता है, लेकिन कोशिका विभाजन 2 बार होता है। फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाएं इसमें बनती हैं। ठीक है, किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। फिर क्या है, इसमें समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है। तो तुम्हारी है जो समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है जनक कोशिकाओं के समान होती है, लेकिन अर्धसूत्री में होती है पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, जनक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या से आधी रह जाती है। अर्धसूत्री में क्या रहती है, आधी रह जाती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या। इसमें क्या होता है, प्रोफेज अपेक्षाकृत छोटी अवधि की होती है। ये जो इसमें प्रोफेज अपेक्षाकृत छोटी अवधि के लिए होती है समसूत्री में, इसमें प्रोफेज प्रथम लंबी अवधि की होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज प्रथम जो है लंबी अवधि के लिए होती है। ठीक है, फिर है पूर्व अवस्था साधारण होती है। समसूत्री में पूर्व अवस्था जो है साधारण होती है। इसमें पूर्वावस्था प्रथम अत्यधिक जटिल तथा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन व डाइकाइनेसिस में विभाजित होती है। इतना है। ठीक है, और कोशिका तथा गुणसूत्रों दोनों में एक बार विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में कोशिका और गुणसूत्रों में विभाजन एक बार होता है, और इसमें गुणसूत्रों का विभाजन एक बार, जबकि कोशिका विभाजन 2 बार होता है अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस नहीं होता है, और ये अर्धसूत्री विभाजन में जाइगोटीन के दौरान सिनेप्सिस होता है। ठीक है, सिनेप्सिस होता है। और इस विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज प्रथम में पेकाइटिन के दौरान जीन विनिमय होता है। पेकाइटिन के दौरान जीन विनिमय होता है। तो एक बार इसको दोबारा इतना सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हमने पहले फिगर द्वारा देखा था, फिर से देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो है तुम्हारा जीवाणु, साइनो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा में होती है ये। ठीक, जीवाणु, साइनो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं से शैवाल है, कवक है, सभी पादप एवं जंतु कोशिकाएं हैं, ये तुम्हारी क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसमें कोशिका का जो आकार होता है 0.1 मिमी के आसपास होता है, व्यास होता है। ठीक है, ये बड़ी होती है 5.20 मिमी तक हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, मीटर तक व्यास। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में म्यूकोपेप्टाइड्स, ठीक है, से निर्मित होती है। म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकोन भी बोलते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा में भित्त अनुपस्थित रहती है, देखो, लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या होती है तुम्हारी, कोशिका भित्त अनुपस्थित रहती है, ध्यान रखना। पादप कोशिकाओं में भित्त सेलुलोज से निर्मित होती है, और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्त होती भी नहीं है। देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्त होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी कोशिका भित्त होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, बाकी साइनो जीवाणु और जीवाणु में होती है। ठीक है, अंतःप्रद्योजलिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो अंतःप्रद्योजलिका देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतःप्रद्योजलिका सुपेक्षित और कार्य परिवहन का करता है, परिवहन का कार्य भी करता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी काफ़ी संख्या में उपस्थित, हमने फिगर से देखा था। ठीक है, फिर लवक देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लवक जो क्या है तुम्हारा अनुपस्थित रहता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है।
और कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, स्टार्च प्रोटीन वसा का संग्रह करना। ग्लाजिकाय जो होता है ये भी तुम्हारा क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है, लेकिन इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में सुपेक्षित कार्य स्त्रवी पदार्थों का संचय ये सब करता है। ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है। सूक्ष्म नलिकाएं भी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहती हैं। राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित हो, लेकिन 70S प्रकार के कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। और ये लाइसोसोम तुम्हारा यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, कार्य पाचन का करता है, विघटन भी करता है। सूक्ष्म नलिकाएं भी उपस्थित होती हैं यूकेरियोटिक कोशिका में, ये कार्य क्या है, कोशिका भित्ति का निर्माण करना, सूक्ष्म नलिकाएं। और राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं, लेकिन 80S प्रकार के होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण इसमें भी होता है। तो राइबोसोम्स जो होता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है, लेकिन 70S प्रकार का होता है, कार्य वही प्रोटीन संश्लेषण होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम्स होता है, लेकिन 80S प्रकार का होता है, लेकिन इसमें भी कार्य वही होता है, प्रोटीन संश्लेषण ही होता है। फिर हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के बारे में। तो अब केंद्रक क्या होता है, केंद्रक कला अनुपस्थित रहता है, केंद्रिका भी अनुपस्थित रहती है। और ये यूकेरियोटिक कोशिका में दोनों केंद्रक कला भी उपस्थित रहती है, दोहरी कला युक्त होती है, और केंद्रिका भी उपस्थित होती है। कार्य tRNA का संश्लेषण करना होता है। अनुवांशिक पदार्थ देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बिखरा हुआ होता है, और इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक कला में परिबद्ध रहता है अनुवांशिक पदार्थ। हिस्टोन प्रोटीन देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है, और यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। गुणिता देखें तो सदैव अगुणित रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में अगुणित तथा द्विगुणित भी होता है। तारककाय देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है, नहीं होता तारककाय, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सभी जंतुओं में तो होता है, लेकिन क्या होता है, ये पादपों में तारककाय नहीं होता, हमने देखा था। ठीक है, सभी जंतुओं में कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कशाभिकाएं देखें तो परासूक्ष्म उपस्थित जीवाणुओं में एक फाइब्रिल से निर्मित होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और ये क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म जब भी उपस्थित होंगी तो 2+9 संरचना युक्त होंगी। उसके बाद कोशिका विभाजन देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, वरन अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, असूत्री विभाजन होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, केवल असूत्री विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, और इसमें गुणसूत्रों की गति अज्ञात रहती है। ठीक है, और तर्क तंतु नहीं बनते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या भी गति भी स्पष्ट रहती है, और सम कुल तंतुओं का निर्माण होता है, ये सब इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लैंगिक जनन देखें तो सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित रहता है, सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित एवं ठीक है, सत्य लैंगिक जनन क्या रहता है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है, और इसमें लैंगिक जनन होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवद्रव्य कला जो होता है पतली होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली मोटी होती है, जीवद्रव्य कला की झिल्ली मोटी होती है। श्वसन क्या होता है, प्राय अवायु श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अवायु श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली में, और यूकेरियोटिक कोशिका में वायु श्वसन होता है। क्या होता है, वायु श्वसन होता है। उसके बाद अब दे लेते हैं कुछ जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर लेते हैं। हमने पहले पीछे पढ़ रखा है फिगर से, फिर से देख लेते हैं अंतर। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, तो जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका। तो देखते हैं कोशिका भित्त। तो देखो जंतु कोशिका में तो इसका कोशिका भित्त होती नहीं है, अभाव होता है, लेकिन पादप कोशिका में ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाहर मजबूत एवं मृत कोशिका भित्त पाई जाती है। ठीक है, मध्यपट देखो सेल प्लेट बोलते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय मध्यपट का निर्माण नहीं होता है जंतु कोशिका में। ठीक है, लेकिन कोशिका विभाजन के समय मध्यपट का निर्माण होता है पादप कोशिका में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो जंतु में अभाव ही होता है, लेकिन पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम्स तो जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। लाइसोसोम्स देखो जंतु कोशिका में रहता है, लेकिन पादप कोशिका में क्या है, अनुपस्थित रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी तुम्हारा उपस्थित यहाँ पर अनुपस्थित। ठीक है, उसके बाद देख लो सेंट्रोसोम्स, ये उपस्थित होता है जंतु कोशिका में तथा कोशिका विभाजन में सहायता भी करता है सेंट्रोसोम। ये क्या कहते हैं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। तो सेंट्रोसोम से भी पादप कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, रिक्तिका देखो, रिक्तिका तो होती है जंतु कोशिका में ये, लेकिन बहुत छोटी होती है, तमाम होती है रिक्तिकाएँ। पादप कोशिका में क्या होती है, विकसित होती है, बहुत विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है, बड़ी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लाज्मोडेस्मेटा
प्लाज्मोडेस्माटा दो जंत कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। जंत कोशिका में क्या रहता है, प्लाज्मोडेस्माटा ये अनुपस्थित रहता है, ठीक है। और ये इसमें पादप कोशिका में उपस्थित रहता है, ठीक है, तुम्हारा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। उसके बाद देख लो तुम्हारा भोजन, तो भोजन क्या होता है जंतु कोशिका में, इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन व वसा के रूप में रहता है। संचित भोजन, इसमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। पादप कोशिका में भोजन स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो उपस्थित है अनुपस्थित हैं वो देखना है अच्छे से। देखो तो हमारा जंतु कोशिका में किसका भाव, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति का भाव रहता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और उसका कोशिका भित्ति का भाव रहता है और मध्यपट का निर्माण नहीं होता है। और ये सब जंतु पादप कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में और कोशिका विभाजन के समय मध्यपट का निर्माण भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। और देखो लाइसोसोम्स और सेंट्रोसोम्स, ठीक है। और तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा ये इसमें होता है जंतु कोशिका में, लेकिन लाइसोसोम सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं होता है। फिर प्लाज्मोडेस्माटा भी अनुपस्थित रहता है जंतु कोशिका में, लेकिन वो उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें पादप कोशिका में उपस्थित होता है। तो पादप कोशिका में 3 चीज़ें देखो अभी तक ज़्यादा होती हैं, कौन सी वो, और कोशिका भित्ति, मध्यपट और प्लाज्मोडेस्माटा, ये पादप कोशिका में होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति, मध्यपट और प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा जंतु कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में होता है। और फिर ये और जंतु कोशिका में क्या होता है, ये मध्यपट होता है, लाइसोसोम सेंट्रोसोम होता है, ये उसमें पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र देखो फिगर है तुम्हारा, ये कुपिकाएँ का चित्र है। श्वसनिकाएँ होती हैं, श्वसन संरचनाएँ होती हैं। ये क्या होते हैं, नासा द्वार होता है, ये क्या नासा द्वार है, मुख गुहा है ये।